जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। बस आप लोगों को रेगुलर क्लास अटेंड करते रहना है। इससे पहले वाला जो आप लोगों का क्लास हुआ था उस क्लास में का मैं 5 गो सामान्य ज्ञान का प्रश्न इस क्लास में लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें से 15 प्रश्न जीके मतलब सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न जीएस मतलब सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। जब आप लोग का ये पूरा 50 प्रश्न समाप्त हो जाएगा तो लास्ट में मैं 5 प्रश्न जैसे अगले क्लास का लेकर आया हूं, तो उसको भी आप लोग को रिवीजन कर लेना है। और देखो अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो एक गलती आप लोगों को नहीं करना है। जैसे जहां से भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हो या ऑफलाइन क्लास कर रहे हो तो सिर्फ एक ही चैप्टर को पूरा करने में नहीं लगे रहना, क्योंकि एक चैप्टर से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना तो प्रैक्टिस सेट में हर चैप्टर के प्रश्न देखने को मिलते हैं, हर टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि मॉक टेस्ट आखिर में होता क्या है, तो देखो मॉक टेस्ट वही होता है जैसे आपका जो जीडी का सिलेबस है, मान लो जीडी हो चाहे ट्रेडमैन हो चाहे डब्ल्यूएमपी हो, इसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 50 प्रश्न में आपका 15 प्रश्न जीके का रहता है, मतलब हर चैप्टर का रहता है, 15 प्रश्न जीएस का रहता है, हर चैप्टर से रहता है, 15 प्रश्न मैथ का रहता है, हर चैप्टर से रहता है, 5 प्रश्न रीजनिंग का रहता है, मतलब वही जितना उसका सिलेबस होता है हर चैप्टर का रहता है। तो यही आपका मॉक टेस्ट होता है। पूरे 50 प्रश्न एक ही जगह मिलते हैं और उसको आप लोगों को देखना है, लगाना है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट का मतलब होता है एक नकली परीक्षा। जिस तरह से आपका मतलब असली वाला पेपर होता है सेम वैसे ही होता है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट आप लोग लगाते रहो। अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट कहीं नहीं मिल रहा है तो फटाक से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। मेरा एप्लीकेशन नीलेश डिफेंस कैरियर के नाम से है, प्ले स्टोर पर जाओ, काफी सारे लोग डाउनलोड कर लिए हैं और काफी सारे लोग मॉक टेस्ट लगा भी रहे हैं। मेरा एप्लीकेशन में सिर्फ 49 रुपए में आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और वो जो मॉक टेस्ट है जैसे उसमें जो मैथ का सवाल है ना, ये जो आपका यूट्यूब है, यूट्यूब पर ही वो मैथ का सॉल्यूशन लेकर मैं आ रहा हूँ। आज आप लोग का मेरे मॉक टेस्ट का ही जैसे 5वां मॉक टेस्ट का यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, तो आप लोग देख लेना कि मैथ का कैसा प्रश्न मेरे एप्लीकेशन में डाला गया है। अब चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। एक भाई साहब हैं जो अग्निवीर ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हैं, इसी चैनल से वो पढ़ाई कर रहे हैं। वो बोल रहे थे कि इसके अलावा मैं दूसरे चैनल से नहीं पढ़ता था। वो अग्निवीर ट्रेडमैन का पेपर का तैयारी कर रहे थे, उनका एसएसबी में पेपर निकल गया है, ठीक है ना। एसएसबी वाले में पेपर निकल गया है। कल हमारे पास फोन करके लगे बताने, वो बोल रहे थे कि नीलेश भाई जैसे मैं जब पढ़ाता था पहले तो एक ही ऑप्शन के बारे में बताकर, डिजिटल बोर्ड नहीं था तो एक ही ऑप्शन के बारे में बताकर आगे बढ़ जाता था। तो वो बोले थे कि मैं जब जाता था ग्राउंड में चौरी चौरा के रहने वाला है, ये भी बता दे रहा हूँ। तो वो बोलते थे कि कुछ लोग बोलते थे कि नीलेशवा का वीडियो देखते हो, ई का पढ़ाता है, सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में बता देता है, आगे चला जाता है। मेरे भाई मेरा मकसद यही है, ये ना देखो कि भाई ये बंदा कैसा, ये तो तैयारी करता था लगा पढ़ाने। आपको समझ आ रहा है ना, इतना काफी है मेरे भाई। अब मान लो कोई बहुत ज्यादा जिसके पास नॉलेज है और उसका बात आपको समझे नहीं आ रहा है और उसी में लपटाए हुए हो, लगे हुए हो, तो क्या फायदा हो रहा है बताओ मेरे भाई। बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। और जब मैं एक ऑप्शन के बारे में बताता था उसका रीजन था कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं था, अच्छे से नहीं बता पाता था। तो मेरे भाई अपने दिमाग में उल्टा पुल्टा सोच ना लाया करो, ठीक है ना। मुझे पता है कि मैं जितना पढ़ाता हूं अगले बंदे को याद हो जाता है, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, बस अगले बंदे को समझ आना चाहिए, ठीक है ना। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, पढ़ते रहना। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। 1919, 1900, 1920, 1896। तो इसका राइट आंसर आपका 1900 हो जाएगा, ठीक है ना। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, 1900 में, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि ओलंपिक खेलों का शुरुआत किस वर्ष से हुआ तो वो 1896 हो जाएगा, ठीक है ना। ओलंपिक खेलों का शुरुआत कब से हुआ, तो ओलंपिक खेलों का शुरुआत आपका 1896 से हो जाएगा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए।
गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका राइट आंसर आपका ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है ना। ऋग्वेद इज राइट आंसर। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका ऋग्वेद में है। अगर पूछ देगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद भी आपका ऋग्वेद है, ठीक है ना। बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। अगर पूछ देगा कि संगीत का वेद किसे कहा जाता है, संगीत का वेद किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो संगीत का वेद किसे कहा जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। संगीत का वेद आपका साम वेद को कहा जाता है, देखो नाम से ही मिल रहा है। अगर पूछ देगा कि जादू टोना का वेद किसे कहा जाता है, तो जादू टोना का वेद किसे कहा जाता है, जादू टोना का वेद आपका किसे कहा जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अथर्व वेद को जादू टोना का वेद कहा जाता है। अपने दिमाग में बैठा लो कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो वो ऋग्वेद में है। और संगीत किस में आता है, तो वो सामवेद में आता है। जादू टोना का वेद किसे कहते हैं, तो अथर्व वेद को कहते हैं, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पुराना वेद पूछ देगा तो वो भी ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू जी कहाँ के रहने वाले हैं? जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ, ये आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट, वीरभूमि और आपका शांतिवन, विजय घाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का क्या नाम है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शांतिवन, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो शांतिवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है, ठीक है ना। यहां पर पूछ देगा कि राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है, राजीव गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम वीरभूमि है, ठीक है ना। और पूछ देगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री दे देगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो विजय घाट, ठीक है ना। अपने कॉपी में फटाक से लिख लो, और इसका मैं हमेशा रिवीजन कराते रहूंगा, टेंशन ना लो, सारी चीजें याद करा दूंगा, बस आप लोग रेगुलर क्लास को अटेंड करते रहना, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम आपका क्या है, शांतिवन है। पूछ देगा कि महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का नाम क्या है, तो वीरभूमि है। पूछ देगा लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो विजय घाट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा गया है, सारी चीजें आप लोग एक बार देख लो, ठीक है ना, रिवीजन कर लो। कल भी मैं बताया था महात्मा गांधी राजघाट किसकी समाधि स्थल है, तो महात्मा गांधी जी का, ठीक है ना। पूछ देगा कि वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है, तो वीरभूमि राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है, ठीक है ना। और पूछ देगा कि शांतिवाड़ू किसकी, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा है, शांति वन यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और पूछ देगा कि महाप्राण घाट किसके समाधि स्थल से संबंधित है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका हो जाएगा, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ देगा कि स्मृति स्थल किसकी समाधि स्थल है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल स्मृति स्थल है, ठीक है ना। दिमाग में बैठाए रखना, बार बार देखते रहना। इंदिरा गांधी, तो शक्ति स्थल पूछ देगा, शक्ति स्थल किसका समाधि है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक है ना। और लाल बहादुर शास्त्री जी का विजय घाट में आप लोगों को बताया ही हूं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चैत्र भूमि हो जाएगा, ठीक है ना। और मोरारजी देसाई का अभय घाट हो जाएगा, मोरारजी देसाई का अभय घाट हो जाएगा। फटाक से आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना, फटाक से आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। मैं अपना पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना।
आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ और कुमारी रीता फरिया, सुचिता कृपलानी और बछेंद्री पाल। तो इसका राइट आंसर आपका लीला सेठ हो जाएगा, ठीक है ना। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश आपका लीला सेठ थे, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि प्रथम महिला मिस वर्ल्ड कौन थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रथम महिला मिस वर्ल्ड कौन थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर कुमारी रीता फारिया हो जाएगा। और पूछ देगा कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपका सुचिता कृपलानी थी, ठीक है ना। राइटिंग पर नहीं जाना। और ये जो बछेंद्री पाल हैं, इनके बारे में तो मैं आप लोगों को कल ही बताया था। ये बछेंद्री पाल कौन है, ये आप लोग कमेंट में बताना, कल मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान निर्माता करने वाला पहला देश कौन सा है? तो संविधान निर्माता करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस और जापान है। तो इसका राइट आंसर आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। संविधान निर्माता करने वाला पहला देश कौन सा है? तो संविधान निर्माता करने वाला पहला देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इज राइट आंसर। अगर पूछ देगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा देश कौन सा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका रूस है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कालिंग पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कालिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पूछ देगा कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार फटाक से अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर ऑस्कर पुरस्कार पूछ देगा, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोग फटाक से अपने कॉपी में लिख लो। कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कालिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा है? कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा है? चंबल, साबरमती, हुगली और राप्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका चंबल हो जाएगा, ठीक है ना। ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा है? तो ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा है? ग्वालियर चंबल नदी के किनारे बसा है। ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा है? तो ग्वालियर चंबल नदी के किनारे बसा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और साबरमती अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो अहमदाबाद आपका साबरमती के किनारे बसा हुआ है। अगर पूछ देगा कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर राप्ती के बारे में पूछेगा तो कल भी मैं आप लोगों को बताया था। पूछ देगा कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर राप्ती के जगह ताप्ती पूछ देगा तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सूरत आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ग्वालियर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बोर्ड का संबंध किस खेल से है? बोर्ड का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, टेबल टेनिस, गोल्फ और बेसबॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोर्ड लिखा गया ना, अगली बार बोला गया था कि एग्रीकल्चर सार्ट का संबंध किस खेल से है, तो इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो बोर्ड का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, टेबल टेनिस, गोल्फ और बेसबॉल। तो इसका राइट आंसर आपका टेबल टेनिस हो जाएगा।
जाएगा, ठीक है ना। बोर्ड का संबंध किस खेल से है, तो बोर्ड का संबंध आपका टेबल टेनिस से है। और देखो यहाँ पर मैं पूरा विस्तार से लिख दिया हूँ, फटाक से आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि रिंग लिखा गया है, तो स्केटिंग वो मुक्केबाजी का संबंध किससे है, रिंग से है, ठीक है ना। रिंग का संबंध किससे है, तो रिंग का संबंध स्केटिंग व मुक्केबाजी से है। यहाँ पर फील्ड लिखा गया है, तो फील्ड का संबंध किससे है, किस खेल से है, पोलो से, फुटबॉल से और हॉकी से, ठीक है ना। फील्ड का संबंध किस खेल से है, तो फील्ड का संबंध आपका पोलो से है, फुटबॉल से है और हॉकी से है। और ट्रैक का संबंध किस खेल से है, ट्रैक का संबंध किस खेल से है, तो एथलेटिक्स से है, ठीक है ना। एथलेटिक्स लोग कहाँ पर दौड़ते हैं, तो वो लोग ट्रैक पर दौड़ते हैं। ये पोलो जो होता है और फुटबॉल होता है, हॉकी होता है, तो इसको फील्ड में खेला जाता है, ठीक है ना। और ये जो स्केटिंग मुक्केबाजी दिया है, तो ये रिंग में खेला जाता है। आपका यहाँ पर डायमंड दिया है, तो डायमंड का संबंध किस खेल से है, डायमंड का संबंध आपका बेसबॉल से है। डायमंड का संबंध किस खेल से है, तो डायमंड का संबंध बेसबॉल से है। आपका कोर्स का संबंध किससे है, तो कोर्स का संबंध आपका गोल्फ से है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट दिया है रेंज है, तो रेंज का संबंध किससे है, रेंज का संबंध आपका निशानेबाजी व तीरंदाजी से है, ठीक है ना। रेंज का संबंध आपका निशानेबाजी व तीरंदाजी से है। बोर्ड का संबंध मैं आप लोगों को बता ही दिया हूं, टेबल टेनिस से है। और पिच का संबंध किससे है, क्रिकेट व रग्बी से, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, हिमा दास को, पीटी उषा को, मैरी कॉम को और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर हिमा दास हो जाएगा, ठीक है ना। हिमा दास इज राइट आंसर। ढिंग एक्सप्रेस, यहाँ पर ढिंग एक्सप्रेस बोला गया है, तो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास जी को जाना जाता है। यहाँ पर पीटी उषा जो लिखा गया है ना, अगर पूछ देगा कि उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, तो उड़न परी के नाम से पीटी उषा जी को जाना जाता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। अपने दिलो दिमाग में बैठा लो, अगर इंडियन आर्मी का वर्दी पहनना है तो, ठीक है ना। सपना आपका है तो पढ़ना भी आप ही को पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पटीदार वाले पढ़ेंगे तो फिर आप फौजी बन जाओगे। आपके पटीदार वाले तो सोच रहे होंगे कि कहाँ से ये लड़का फौज का तैयारी करने लगा है। उन लोगों को डर लग रहा होगा कि आप कामयाब ना हो जाओ, लेकिन आप लोगों को कामयाब होना है, ठीक है ना। उन लोगों को बहुत संकोच हो रहा होगा। मेरे भाई ये सभी लोगों की तरफ होता है, आप लोगों की तरफ भी होता होगा। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, उस दिन देखना है आपका कीमत कितना हो जाएगा। तो पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, लगातार पढ़ते रहो, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों को दूसरा कुछ देखना ही नहीं है। यहाँ लिखा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री इज राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। एक बार सुन लो, ठीक है ना। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और आपका ये जो उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। आपका जो राज्यपाल दिया है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली, खड़गवासला, देहरादून और देवलाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय। यहाँ सेना कर दो, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग सेना कर दो, सेना कर दो, ठीक है ना। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय आपका दिल्ली में है, ठीक है ना। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय भी दिल्ली में है और भारतीय थल सेना का मुख्यालय भी दिल्ली में है। और ये जो खड़गवासला दिया है ना, खड़गवासला के बारे में अगर पूछेगा तो एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीसी का मतलब होता है नीलेश डिफेंस कैरियर, ठीक है ना। लेकिन एनडीए लगा दोगे तो एनडीए आपका कहाँ पर है, एनडीए आपका खड़गवासला में है, ठीक है ना।
एनडीए कहाँ पर है? खड़गवासला में है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और आईएमए पूछ देगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है, ठीक है ना। भारतीय सेना का तोप खाना कहाँ पर है? अभी मैं आप लोगों को कल ही बताया था कि भारतीय सेना का तोप खाना कहाँ है, तो भारतीय सेना का तोप खाना देवलाली में है, ठीक है ना। भारतीय सेना का तोप खाना, फटाक से अपने कॉपी में लिख लो। कल मैं आप लोगों को बताया था, आज फिर रिवीजन करा दिया, तो मेरे भाई इससे आप लोग को याद होते चला जाएगा, ठीक है ना। भारतीय सेना का तोप खाना कहाँ पर है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारतीय सेना का तोप खाना आपका देवलाली में है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय आपका दिल्ली में है। भारतीय थल सेना का मुख्यालय दिल्ली में है। एनडीए आपका खड़गवासला में है। और आपका यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर देहरादून दिया है। तो आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना में केरल का साक्षरता दर कितना था? ये तो मैं आप लोगों को बता कर याद करा दिया हूं कि मेरे भाई साक्षरता मतलब होता क्या है, मतलब सबसे पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है, क्योंकि बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे वाले लोग होते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2011 का जनगणना बोल रहा है। हमारे हिसाब से तो बिहार वाले एकदम मस्त हैं, ठीक है ना। बाकी अगर पूछ देगा कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो वो भी आपका केरल ही हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य तो वो आपका हरियाणा हो जाएगा, ठीक है ना। इतना बात आप लोग अपने दिमाग में बैठाए रखो। अब यहाँ पर लिखा गया कि 2011 की जनगणना में केरल का साक्षरता दर कितना था? तो 94% था, ठीक है ना। 94% इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास से रिलेटेड एक प्रश्न बनता है, और वो प्रश्न आप लोग को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों के माता जी एक उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि हमारा बेटा फौजी बनकर आएगा, तो उनके उम्मीद को तोड़ना नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है। सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? यूएई, ईरान, इराक और कतर है। तो इसका राइट आंसर आपका यूएई हो जाएगा, ठीक है ना। यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात होता है, ठीक है ना। यूनाइटेड अरब अमीरात होता है, तो अपने कॉपी में लिख लो, यूनाइटेड अरब अमीरात होता है, यूनाइटेड अरब अमीरात होता है, ठीक है ना। यूनाइटेड अरब अमीरात अपने कॉपी में हो सके तो लिख लो। वैसे फुल फॉर्म तो बस एनसीसी पेपर में पूछता है, इसमें नहीं पूछेगा। आपका सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो यूएई हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर का नाम क्या है? लिख दे रहा हूं, 100% यहां से एक प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं बनेंगे तो फिर मेरे भाई जो मन करे वो आप लोग बोल देना, ठीक है ना। यहां से एक प्रश्न बनेंगे, वो आप लोग को पता होना चाहिए कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर का नाम क्या है? बिमल जालन, शक्तिकांत दास, अर्जुन मुंडा, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर शक्तिकांत दास हो जाएगा, ठीक है ना। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर का नाम क्या है? तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास जी है। अगर पूछ देगा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, देखो ये नए नए बने हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 100% ये पूछेगा। अगर नहीं पूछेगा तो फिर बोल देना, ठीक है ना। आप जब पेपर देने जाओगे तो वहां पर ये प्रश्न देखने को मिलेगा। ये जो अर्जुन मुंडा है, ये अभी नए नए बने हैं, 2023 के लास्ट मंथ में, दिसंबर में ये बने हैं, ठीक है ना। अर्जुन मुंडा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ठीक है ना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी में भी लिख लो, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ठीक है ना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, तो ये आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है
इसके बाद से आपका सामान्य विज्ञान आएगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है। भारतीय पूछा गया है, ये भी दिमाग में बैठाए रखना है। खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आचार्य विनोबा भावे, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा, ठीक है ना। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक है ना। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन है, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी आपके कौन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि भोजन का कौन सा स्रोत सुरक्षा प्रदान करता है। भोजन का कौन सा स्रोत सुरक्षा प्रदान करता है। आपका विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोजन का कौन सा स्रोत सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर आपका विटामिन हो जाएगा, ठीक है ना। भोजन का कौन सा स्रोत सुरक्षा प्रदान करता है, इसका राइट आंसर आपका विटामिन हो जाएगा। क्योंकि विटामिन पता है क्या होता है, जैसे अपने शरीर में जैसे हम लोग मतलब कोई भी जैसे बीमारी होता है ना, तो उससे लड़ने का क्षमता रखता है विटामिन है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे बाल वाल झड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो विटामिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना। सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलता है, तो सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलता है, सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है ना। सबसे अधिक ऊर्जा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है, ठीक है ना। तो आज से अगर ऊर्जा लेना होगा तो चावल खाना शुरू कर देना, ठीक है ना। और ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन से क्या होता है, तो प्रोटीन शरीर को निर्माण करता है। प्रोटीन से क्या होता है, तो प्रोटीन से आपका शरीर निर्माण होता है। प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन से आपका शरीर निर्माण होता है, ठीक है ना। फटाक से अपने कॉपी में लिख लो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रीम रंग की ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है, तो क्रीम रंग की ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है, अमाशय, पीयूष, अग्नाशय और लीवर है। तो क्रीम रंग की ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है, अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्रीम रंग की ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है, तो अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संतुलित भोजन में ऊर्जा की मात्रा कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और न जाने कितना बार मैं इसको बता चुका हूं, ठीक है ना। संतुलित भोजन में ऊर्जा की मात्रा कितना होता है। आपका 1000 कैलोरी, 1500 कैलोरी, 3000 कैलोरी और 2000 कैलोरी। तो संतुलित भोजन में ऊर्जा की मात्रा आपका 3000 कैलोरी होता है, ठीक है ना। संतुलित भोजन में ऊर्जा का मात्रा आपका 3000 कैलोरी होता है। और एक मनुष्य को प्रतिदिन कितना कैलोरी मतलब ऊर्जा चाहिए, तो 2400 कैलोरी, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, मेंडल को, मार्गन को, जहानसन को और अरस्तु को। तो अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है, ठीक है ना। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सीएनजी गैस का प्रमुख घटक है, सीएनजी गैस का प्रमुख घटक कौन सा है, ठीक है ना। एथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, मेथेन हो गया और प्रोपेन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीएनजी गैस का प्रमुख घटक है, इसका राइट आंसर आपका मेथेन हो जाएगा, ठीक है ना। मेथेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सा है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा बोला है, ठीक है ना। सुक्रोज, फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है ना। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन है, तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा आपका फ्रक्टोज है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्स किससे फैलता है, विषाणु से, जीवाणु से, वायरस से और कवक से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्स किससे फैलता है, तो ये विषाणु से फैलता है, ठीक है ना, जिसे वायरस भी बोला जाता है।
है। विषाणु को वायरस भी बोला जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये विषाणु को वायरस भी बोला जाता है। एड्स किससे फैलता है? तो वायरस से फैलता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन का खोज किसने किया? प्रोटीन का काम क्या होता है? तो प्रोटीन का काम होता है हम लोगों के शरीर का निर्माण करना, ठीक है ना। प्रोटीन का काम होता है हम लोगों के शरीर का निर्माण करना। और प्रोटीन का खोज किसने किया? लुई पास्चर, मुल्डर, एडवर्ड जेनर और जॉनसन। तो इसका राइट आंसर मुल्डर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन का खोज आपका मुल्डर ने किया। प्रोटीन का खोज मुल्डर ने किया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना की चेतना भंडारण करता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना की चेतना भंडारण करता है? सेरिब्रम, प्रामस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर सेरिब्रम हो जाएगा, ठीक है ना। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना की चेतना भंडारण करता है? तो आपका क्या हो जाएगा? सेरिब्रम हो जाएगा। पूछ देगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछ देगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपका प्रामस्तिष्क हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम क्लोन किस जीव में पाया गया था? बकरी, गाय, ऊंट और भेड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका भेड़ हो जाएगा, ठीक है ना। भेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख के द्वारा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है। आंख के द्वारा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है? 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगले बार पूछा गया था कि आंख के द्वारा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर है। स्पष्ट देखने का बात किया जा रहा है। ये 25 सेंटीमीटर है तो ये दिख जाएगा। अगर यहाँ ला दोगे ना तो ये नहीं दिखेगा। आप लोग देख लेना। अगर कोई भी चीज़ रहेगा, जैसे आप किताब कापी कोई भी रहेगा लेकर पढ़ना, जब एकदम यहाँ पर ला दोगे, नज़दीक ला दोगे तो अक्षर दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि आंख के द्वारा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी आपका 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गति के नियमों को प्रतिपादन किसने किया? गति के नियमों को प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने, अरस्तु ने, फैराडे ने, आइंस्टीन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गति के नियमों को प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग बैठ कर पढ़ते होंगे। बैठ कर पढ़ते पढ़ते अगर आप लोगों के पैर में झुनझुनी बोलते हो ना, अगर झुनझुनी आ जाएगा, पकड़ लेगा ना, जैसे जैसे लगता है कि पैर मोटा हो गया है, तो एक काम करना, मतलब 5 सेकंड के अंदर में सही हो जाएगा। जादू बता दे रहा हूँ। जिस पैर में आपको झुनझुनी पकड़ेगा उसी पैर में एक लकड़ी लेना और इस तरह से कर देना, ठीक है ना। उसी में मतलब कान में रख देना और एकदम 5 सेकंड के अंदर में ठीक हो जाएगा। आप लोग देख लेना, ठीक है ना। ये मेरे दिमाग में चढ़ा है तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ। हो सकता है आप कहीं ट्रेन व्रेन में सफ़र कर रहे हो, कहीं बस में सफ़र कर रहे हो और आपका गोड़ एकदम, जो पैर है, हमारा तो देसी भाषा रहता है, वो उसमें एकदम झुनझुना पकड़ ले तो मतलब खड़ा होने में बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन कुछ भी तोड़ लेना, लकड़ी उकड़ी रहेगा, जो भी रहेगा, इस कान में डाल लेना। अगर इस पैर में होगा तो इस कान में डाल लेना। 5 सेकंड के अंदर में आपका झुनझुना समाप्त हो जाएगा। रीजनिंग है, ठीक है ना। तो इसको कहीं भूलना नहीं, दिमाग में बैठाए रखना और दूसरे को भी बता देना, क्योंकि सफ़र करते टाइम अगर पैर में झुनझुना पकड़ता है बड़ा दिक्कत हो जाता है। ऑटोमेटिक में दिमाग में आया है तो बता दिया हूँ, ठीक है ना। धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन, संवहन, विकिरण और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो चालन विधि से होता है, ठीक है ना। चालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना गला फाड़ फाड़ के बोलता हूँ, पता नहीं कौन भाई कमेंट किया था कि इतना तेज बोलते हो, इतना धीमा बोलते हो नीलेश भाई, थोड़ा और तेज बोला करो। घटैया फाड़ दें, बोलो। एक ही दिन खूब तेज माइक लगा के बोल दें, फिर बैठ जाए, फिर 22 तारीख को पेपर देने जाओगे तो आओगे कहोगे कि हमको तो उसमें से लड़ाई नहीं था। एक लोग हैं कि पूरा दिन क्लास चला रहे हैं और मैं हूँ कि एकदम 30 प्रश्न में ला रहा हूँ, ऐसा कि मतलब लग रहा है कि हाँ ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो मेरे भाई इतना पर मैनेज करो ना यार, क्या चाहते हो, कितना तेज बोलूँ? आपका नेक्स्ट
है कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सा है? SO2, NO2, N2O और CO। तो इसका राइट आंसर आपका SO2 हो जाएगा, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस आपका SO2 है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर, एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कल का जो पूरा का पूरा जीके जीएस में पढ़ाया था उसका पूरा PDF में शाम को एप्लीकेशन में भेज दिया था कल ही, ठीक है ना। तो एक बार जाकर एप्लीकेशन में देख लेना। जितने लोगों को एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है तो प्ले स्टोर से नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। उसमें आप लोगों को पूरा PDF भी मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग मॉक टेस्ट भी अच्छे से लगा लोगे और प्रीवियस ईयर का पूरा प्रश्न भी वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों का कल वाला PDF मेरा एप्लीकेशन में मिल जाएगा और आज वाला भी शाम तक मिलेगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अधातु है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज राइट आंसर। आपका जो नाइट्रोजन है ये कितना पाया जाता है? ये 78% पाया जाता है। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब आ रहे हैं मैथ वाले सर, जो मॉक टेस्ट है, 5वां मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर। तो अब मैथ आप लोग लगाओ, फिर से मैं रीजनिंग पढ़ाने के लिए आऊँगा और आपका लास्ट में 5 प्रश्न अगले क्लास वाला प्रश्न को लेकर आऊँगा, ठीक है ना। जय हिंद भाइयों, मैं शुभम कुमार निषाद, आप लोगों का नीलेश डिफेंस करियर में स्वागत है। हम लोग पढ़े थे टेस्ट सीरीज नंबर 4 पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 5। टेस्ट सीरीज नंबर 5 का पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लग चुका है और इसे समझिए। क्या कह रहा है? 5, 6, 8, 9, 7, 6 में 6 के स्थानीय मान, मानो नहीं रहेगा, मान रहेगा। यह स्थानीय मान का अंतर बताओ, ठीक है। अंतर पहले तो हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखिए, जो भी संख्या दे उसको लिख रहा हूँ, 5, 6, 8, 9, 7, 6, यह हो गया। अब इसका स्थानीय मान निकालना है तो 6 का निकालना है। 6 का निकालेंगे, 6 का निकालेंगे तो 6 × 1 हो जाएगा। और इस 6 का निकालें, 6 × इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो कितना हो जाएगा? 4 0 हो जाएगा। 3 4 10,000 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो अब इसका अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 6 घटा देंगे, माइनस कर दिए। तो देखिए, 0 में से 6 घटेगा नहीं तो 1 ले लेगा हासिल, तो 10, 10 में से 6 घटा 4, यहाँ कितना बचा? 9, यहाँ भी बचा 9 और यहाँ भी बचा 9 और यह बचा इसके पास 6 था तो अब 1 दे दिया तो कितना बचा? 5। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिला? 59994, 5994। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए, सम संख्या पूछे या विषम संख्या? जहां तक पूछेगा उसका आधा कर देंगे। हमसे पूछ रहा है 1 से 100 तक विषम संख्या है, तो लिखेंगे 1 से 100 तक विषम संख्याएं। एक से 100 तक विषम संख्या कितना होगा? 100 है, 100 संख्या का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। अब कह रहे विषम संख्याओं का योग हम पढ़े हैं, ये फार्मूला है। देखिए, एक फार्मूला तो है, इसको याद रखिएगा। सम पूछे या विषम कहे तो 100 जितना पूछेगा उसका आधा कर देंगे, ठीक है। एक और है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला है n स्क्वायर। एक मिनट, क्या है? n स्क्वायर।
अब n के जगह पर क्या है 50 है, यही n का हमारा मान है। n कितना है 50, तो 50 का हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर किए तो क्या हुआ 50 गुणे 50। देखिए 1 0 2 0 तो 2 0, 5 का 5 में गुणा किया तो कितना हो गया 25। तो इस तरह से हमारा दिख रहा है 2500, और 2500 ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4200 का 20% का 10%। अच्छा ले बताइए 4200 दिया है तो हम लिख लिए 4200 का मतलब क्या होता है गुणा, तो का के जगह हम कर दिए गुणा का चिन्ह। 20 है तो 20, प्रतिशत मतलब बट्टे 100, ये नहीं होता है प्रतिशत मतलब। फिर का दिया है तो का मतलब गुणा, 10 है तो 10 बट्टे 100। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 4200 हो गया तो 2 0, तो 2 0 यहाँ से कट गया, यह 2 0 है तो इससे और इससे कट गया, 4 0 था 4 0 कट गया। अब बचा कितना 2, तो 2 का 2 में गुणा किया तो 4, 2 का 4 में किया तो 4 दूना 8, 84, और 84 ऑप्शन नंबर हमारा पहला मिल गया। क्लियर हो रहा है। आगे देखिए, कह रहा है 600 800 के कितने प्रतिशत कम है। कम की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 800 माइनस 600, तो कितना कम हुआ 200। अब प्रतिशत कमी निकालना है तो क्या लिखेंगे, प्रतिशत कमी निकालना है तो लिखेंगे 200 बट्टे 800 गुणे 100। तो यहाँ 2 0 से 2 0 आराम से कट गया। अब 2 से काट दिए हैं तो कितना हो जाएगा, 2 1 का नम 2, 100, और 2 से इसको काटे तो कितना हो गया 4। अब 100 से इसमें काटे तो 25 चौको 100, तो देख रहे हैं कितने प्रतिशत की कमी हो रही है 25% की, और 25% हमारा ऑप्शन नंबर कौन है डी। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है एक घोड़े को 8100 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तो कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो पहले तो हमें क्रय मूल्य चाहिए ना। है देखिए विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया है बाबू 8100 रुपये दिया है, और हानि कितना दिया है 10% की इनकी हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। तो अच्छा इसके लिए फॉर्मूला बताए थे, क्रय मूल्य निकालना है। पहले तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य इजिकल टू, क्रय मूल्य इजिकल टू आप लोग क्या बताए हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इंटू विक्रय मूल्य इंटू 100 अपान 100 माइनस हानि, हानि को आर से कहते हैं तो आर, यही है। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है हमारा है 8100, तो 8100 यहाँ रखें, 100 तो 100 माइनस आर, हानि कितना हो रहा है 10%, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, 100 माइनस 10। क्लियर हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ हो गया 8100 बाबू, 8100 है, और यह हो गया 100, और 100 में से 10 घटा कितना हो गया 90। अब यहाँ से देखिए 1 0 1 0 कट गया, और 9 से इसको काटे तो 9 81, 900 यह है 1 0 वो, तो कितना हो गया 9000 हमारा क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम सीपी लिखते हैं, क्रय मूल्य कितना हो गया 9000। अब कह रहा है कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो जाए। अच्छा हमारा क्रय मूल्य खरीद मूल्य मिल गया 9000, ठीक। अब कितना में बेचे कि 20% लाभ हो जाए, तो इसका 20% निकाल लेंगे, ठीक। तो 20% यहाँ निकाल लेंगे। देखिए यहाँ दिख रहा है, लिखेंगे 9000
प्लस 9,000 का 20%, 20/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 दूना 18, तो 9,000 प्लस 1,800, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1,000, 10,800, और 10,800 हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही दिख रहा है। ठीक है, तो यह देखिए, यह फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। अलग अलग इस पे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, कर धनराशि रुपये 4,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र देख लीजिए। साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है, P मूलधन R दर T समय अपान 100, ये होता है PR/T/100। तो अब देखिए, हमसे ब्याज ही पूछ रहा है, मूलधन कितना दिया है, यह P है, ठीक है 4,000, यह R क्या है, दर है R, ब्याज 3 वर्ष क्या है, यह समय है T है। ठीक है, तो सबका मान रख देंगे, लिखेंगे 4,000, R लिखेंगे 5%, T लिखेंगे 3 वर्ष बटे 100, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 चौको 20, 200 गुणे 3, 3 दूना 600, 600 हमारा ब्याज हो जाएगा। 600 ब्याज बी नंबर हमारा दिख रहा है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि कोई निश्चित धनराशि 10 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में, समय कितना दिया है, T बराबर 10 वर्ष, मूलधन अपने मूलधन का कितना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है, मिश्र धन, तो मूलधन क्या हो गया, मूलधन मान लिए P है। ठीक, तब ब्याज SI निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे तो मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन कितना है 5P है, मूलधन कितना है P, तो घट के क्या हो गया 4P, ये हमारा क्या है SI है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, इतना हो गया। अब हमसे पूछ रहा वार्षिक दर निकालना है, तो हम सूत्र पढ़े हैं SI इजिकल टू P इंटू R इंटू T/100। SI कितना है 4P है, P कितना है P है, R कितना है R निकालना है, T कितना है 10 बटे 100, 0 से यहाँ 0 कट गया, P से P कट गया, 10 का गुणा किया था 40, R बराबर कितना हो गया 40%, तो यही ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। कह रहा है 200 की धनराशि, 200 नहीं, 2,000 रहेगा। ठीक है, 2,000 की धनराशि 10 वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो मिश्र धन ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई 10% रहेगा, 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। ठीक है, तब हो क्या होगा, देखिए इसमें मूलधन दिया है P हमारा कितना दिया है 2,000। ठीक, तो अब यहाँ सुनिए, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो 10% दिया है, 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, ये लिखेंगे ना। अब हमारा मूलधन 10 है, ब्याज लेके कितना हो जा रहा है 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, तब 10 से हमारा क्या हो रहा है 11 अनुपात, 10 से 11 2 साल का है तो 2 साल का कर दिए। ठीक, 10 में 10 का गुणा किया तो कितना हो गया 100, 11 का 11 में किए तो 121, लेकिन मूलधन हमारा कितना दिया है 100 नहीं दिया है, मूलधन कितना दिया है 2,000, तो लिखेंगे 100 रेशियो इज इक्वल टू 2,000, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 रेशियो बराबर कितना मिला 20,
और हमारा मूलधन कितना है 121 है, तो इसका भी 20 गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा A = 121 गुणे 20। तो 2 एकड़ 9 2 और 2 दूना 4 2 एकड़ 9 2 2420 हमारा आ जाएगा। 2420 हमारा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। देखिए अनुपात दिया है, अनुपात 10:7 है। तो यह देखिए यह बड़ी संख्या है और यह छोटी संख्या, उसे दिख रहा है 10 और 7 में, तो उनका 105 का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, यहाँ अंतर देखिए कह रहा है, अंतर मतलब घटाना, तो 10 में से 7 घटा कितना हुआ 3, यहाँ 3 का अंतर नहीं कह रहा है, कितना का अंतर कह रहा है 105 का अंतर है, तो 3 रेशियो बराबर 105 कर दिए और 3 से इसको काटे तो 3 3 के 9 और 1 3 5 15, 1 रेशियो बराबर हमारा कितना मिल रहा है 35। तो अब हमसे कह रहा है बड़ी संख्या है, ये नहीं पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 10 है तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बड़ी संख्या 350, 10 का गुणा करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, ये हो गई बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। और ऑप्शन में हमारा कौन सा मिल रहा है बड़ी संख्या का 350 पहला नंबर। क्लियर, आगे देखिए कह रहा है 16:9 का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का सूत्र आप लोग लिखाए हैं पढ़ाए हैं, मध्य अनुपात का सूत्र है √AB, A का मान 16 है और B का मान 9 है, 16 का वर्गमूल 4, 9 का 3, 4 तिहाई 12 और ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, देखिए कह रहा है A और B की वर्तमान आयु का अनुपात है, A है, आई क्या है B, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:5 है, यह है वर्तमान आयु, यहाँ लिख दे रहा हूँ वर्तमान आयु। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो हम क्या करेंगे यहाँ 5 जोड़ देंगे, 5 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है 5:6 हो जा रहा है, तो हम देखेंगे इसमें अंतर कितने का है 1 का, यहाँ भी 1 का, तो हम यह कह सकते हैं 1 यूनिट या 1 इकाई बराबर 5 वर्ष। तो हमसे क्या पूछ रहा है A की आयु, तो A कितना है 4, A की आयु तो कितना है 4 गुणे 5, तो 4 5 20 वर्ष। ठीक है, 4 5 क्या हो जाएगा 20 और ऑप्शन में हमारा कौन सा मिल रहा है सी नंबर। अब देखिए क्या कर रहा है 40 78 80 90 x और 50 का औसत 70 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो औसत का सूत्र पढ़े हैं, औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत कितना है 70, पदों का योग सभी पदों को जोड़ेंगे, पहले 40 है तो 40 धन 78 धन 80 धन 90 और धन x धन 50, धन x और धन 50। गिनेंगे कितना पद है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे पदों की संख्या मतलब 6 है तो 6 से भाग कर दिए, 6 का गुणा इसमें कर देंगे 6 7 42 420 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 0 0 0 8 0, तो हमारा क्या आया 8 आया। ठीक, फिर जोड़िए 5 9 5 14 14 और 8 22
22 और 7 29, 29 और 4 33, 338 अधन x। अब यह पढ़े हैं एक पक्ष से जब दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए 420 है और यह प्लस है, इधर है तो क्या हो गया -338 इजकल टू x। अब यहाँ 10 में से 8 घटा दूँ। अब देखिए ऑप्शन में 2 इसी में दिख रहा है, यहाँ भी मार भी सकते हैं और आगे बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकते हैं। देखिए 10 में से 8 घटा 2 बचा क्या है 11, 11 में से 3 घटा 8, तो यही 82 हमारा आंसर आया है और यही 82 x की वैल्यू हो गई। क्लियर। अब देखिए कह रहा है 2/3 है 4/5 रहेगा, 2/3 4/5 10/15 का मौसम। तो यह देखिए 2/3 4/5 और 10/15 का मौसम पूछ रहा है। देखिए जो पूछेगा अंश का मौसम, अगर मौसम पूछ रहा है तो अंश वाले का मौसम निकालेंगे और हर वाले का लौसम। तो अंश का मौसम देख रहे हैं 2 है तो लिखेंगे अंश का मौसम बट्टे हर का लौसम, यही सूत्र है। ठीक है, HCF बराबर। तो अंश का मौसम निकालेंगे, अंश क्या है 2 है 4 है और 10 है, इसका मौसम निकालेंगे। और हर कितना है 3 है 5 है और 15 है, इसका लौसम निकालेंगे। तो अब यहाँ देखिए 2 4 और 10 का मौसम कितना होगा 2 होगा, 3 5 और 15 का लौसम कितना होगा 15 होगा। तो 2/15 ऑप्शन नंबर हमारा बी मिल गया। क्लियर। अब देखिए 5 धन 5 माइनस 5 धन 5 है, एगो माइनस है एगो प्लस है, कट गया। 5 में 5 जोड़े कितना हो गया 10, तो 10 ऑप्शन नंबर सी। देखिए 35 40 और 55 का HCF। देखिए 35 है 40 है और 55, इसका HCF निकालना है। तो ऐसी संख्या भी नहीं जिससे तीनों कट जाए। ठीक, यही ऑप्शन सही ले लीजिए। 5 से देखिए कट जा रहा है, 5 सत्ते 35, 8 पचे 40 और 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, तो 5 से पूरा कट गया। अब ऐसा कोई संख्या नहीं जिससे तीनों संख्याएं कट जाए, क्योंकि यह 7 क्या आ गया अभाज्य आ गया, 11 भी अभाज्य आ गया है। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। इस तरह से आप लोगों का 15 क्वेश्चन समाप्त हो गया। जय हिंद। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न जीएस के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न मैथ के समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने रीजनिंग की तरफ और रीजनिंग को तोड़ फोड़ के रख देते हैं। आपका रीजनिंग का सबसे पहला प्रश्न है कि 5 26 8 है, तो आगे क्या होगा। मैं आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब के बारे में बताया हूँ, ठीक है ना। जैसे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब ये होता है 2 पर अगर 2 का स्क्वायर है तो समझो 2 पर जो 2 का घात है ना, तो 2 का 2 बार गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्यूब का मतलब क्या होता है, अगर 2 पर 3 को घात है ना तो आपका 2 का 3 बार गुणा हो जाएगा, जितना ऊपर घात रहेगा उतना 2 का मतलब गुणा होगा, ठीक है ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8 है, तो इसका 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो स्क्वायर और क्यूब ये होता है। आप लोगों को 2 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद कर लेना है और क्यूब भी आप लोगों को 2 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक याद कर लेना है। अब आपका 5 दिया है, 26 दिया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 5 का 2 बार गुणा करेंगे, 5 पचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 में 1 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। सेम उसी तरह से 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो मतलब 8 का 2 बार गुणा, ठीक है ना। तो जब 8 का 2 बार गुणा करेंगे तो 8 28 64 हो जाएगा। और जिस तरह से ऊपर मतलब 1 जोड़े हैं, सेम उसी तरह से इसमें भी 1 जोड़ देंगे
कीजिए तो इसका 64 और ये 65 हो जाएगा। अब कोई ये नहीं सोचना कि भाई कहाँ एक जोड़ रहे हैं, ये रीजनिंग में ऐसा ही होता है, दिमाग लगाकर बैठाना रहता है, ठीक है ना। तो 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 9 दिया है, 18 दिया है, 54 दिया है, 216 दिया है, 1080 दिया है। तो फटाक से अपने कॉपी में लगा लो, ठीक है ना, वीडियो स्टॉप करके। उसके बाद से मैं इसको बता रहा हूँ। अब चलो इसको देख लेते हैं। 9 दिया है, 9 का 2 बार गुणा करोगे, 9 गुणे 2 हो जाएगा, तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है 54 है, तो 18 का 3 बार गुणा कर दिया है। 18 का कितना बार गुणा कर दिया है, 18 का 3 बार गुणा कर दिया है, तो 18 तिया कितना हो गया है, आपका 54 हो गया है, ठीक है ना। 18 तिया 54 हो गया है। अब 54 का 4 बार गुणा कर दो, ठीक है ना। 54 का कितना बार गुणा कर दो, 54 का 4 बार गुणा कर दो। तो 54 का यहाँ पर 4 बार गुणा करके देखते हैं कितना आता है। 54 का 4 बार गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 पचे 20 और 1 21 हो जाएगा। तो 216 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 216 आ गया है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 2 का गुणा किया है, फिर 3 का गुणा किया है, फिर 4 का गुणा किया है। तो आगे 216 में 5 का गुणा करके देख लेते हैं। 216 में कितने का गुणा, 5 का गुणा करके देख लेते हैं कि आपका 1080 आ रहा है कि नहीं। जब 216 में 5 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 216 हो गया और गुणे 5 कर देंगे तो 5 छक्के 30 के 0 और हासिल 3, 5 का नम 5 और 3 8 है। यहाँ पर 8 हो जाएगा, 5 दूना 10 है। तो 1080 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल 1080 आ गया। अब इसी तरह से पहले 2 का गुणा किया है, फिर आपका 3 का गुणा किया है, फिर 4 का गुणा किया है, फिर 5 का गुणा किया है। तो आगे 6 का गुणा कर लेते हैं। और किस में 6 का गुणा करेंगे, 1080 में 6 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 1080 कर लेते हैं। जब 1080 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। आपका 1080 हो गया और गुणे 6 हो गया। जब 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का गुणा जब 0 में करते हैं तो वो 0 हो जाता है। फिर 6 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 छके 48 के 8 हो जाएगा और ये हासिल 4 को बचेगा। और 4 का गुणा 0 में करें, 6 का गुणा अगर 6 8 छके 48, 6 का गुणा अगर 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा और 4 को हसीलवा है तो 4 यहाँ उतार देंगे। फिर 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 का नम 6 हो जाएगा। तो 64 80 देख लेते हैं। ये रहा आपका राइट आंसर 64 80, ठीक है ना। 64 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरा रीजनिंग बताया हुआ आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है, कमेंट करके बताना, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा तो उन लोगों को मैं अलग तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। आपका नेक्स्ट है, अगर मैं मैथ बताता ना, वैसे मैं मैथ का सिलेबस पूरा पढ़ा नहीं हूँ, अगर मैं आप लोगों को मैथ वैथ बताता ना तो वो भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा देता। मुझे जो आता है वो मैं पूरा अच्छे से बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, आप लोग को ऐसा लगता है कि नहीं बताना जरूर, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है कि यदि 2:5 समानुपात 9:x हो तो x का मान क्या होगा। तो मैं आप लोगों को ऐसे, जब भी प्रश्न आएगा मैथ में भी ऐसे आ सकता है, तो ऐसे क्या करना है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इतना आसान है, एक बार देख लोगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है ना। देखो क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है, ठीक है ना, और इसका इसमें गुणा करना है। अंदर वाले का अंदर वाले में गुणा करना है और बाहर वाले का बाहर वाले में गुणा करना है। जब भी इस तरह से अंक देगा और x का मान पूछेगा तो, ठीक है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2x कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 का गुणा x में करेंगे तो जब 2 का गुणा x में करेंगे तो आपका 2 गुणे x हो जाएगा, ठीक है ना। वही आपका 2x हो जाएगा। उसके बाद से बराबर लगा लेना है। फिर 5 का गुणा 9 में कर लेना है तो 9 पचे 45 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 पचे आपका 45 हो जाएगा। अब देखो x को यहीं पर रहने देना है और 2 को क्या कर देना है, 2 को आपका इधर कर देना है। जब 2 इधर आ जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, ठीक है ना। 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। अब 2 का इसमें मतलब क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 2 का जब भाग करेंगे, 2 को मतलब जैसे भाग इस तरह आप लोग कर लो, अगर नहीं समझ आएगा तो 45 है, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ बचेगा। तो 2 दूना 4 है, फिर से 2 आएगा और यहाँ 4 आएगा और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर दशमलव लगाकर एगो 0 बढ़ा देंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आया, 22.5 आया है। तो आपका 22.5
0.5 ये रहा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आएगा, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आएगा तो आप लोग क्या करना, अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा कर लेना और बाहर वाले के बाहर वाले से गुणा कर देना, ठीक है ना। उसके बाद से पक्षांतर करके काट पीट के आंसर ला देना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट है कि यदि इतना का कूट इतना होगा और इतना का कूट इतना होता है तो फिर इतना का कूट क्या होगा। वीडियो स्टॉप करके पहले आप लोग इसको लगा लो, फिर मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को पहले भी बताया था। जब भी आप लोगों के सामने ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिखा गया यदि इतना का कूट भाषा इतना है, फिर से इतना का कूट भाषा इतना दे दिया है। जब दो जगह इतना का कूट भाषा इतना लिखेगा, इतना का कूट भाषा इतना लिखेगा, तो आप लोग समझ जाना ना कि मेरे भाई ये क्या किया गया है। ई का कोड आपका 5 है, ठीक है ना। ई का कोड आपका क्या है, 5 है। इसमें आपका ई है तो ई का कोड आपका 5 है। इसमें भी आपका ई है तो देखो लास्ट में ई है तो इसमें भी लास्ट में ई का कोड 5 है। अब देखो एक बात और मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, इसमें आपका यस का कोड कितना है, यस का कोड 1 है। और यहाँ बाकी दूसरा कॉमन अक्षर नहीं मिल रहा है, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को दिखा देता, ठीक है ना। ये ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपका यस का कोड इसका देख लेना है। यस का कोड आपका कितना है, 1 है, ठीक है ना। यहाँ यस 2 नंबर पर है तो यहाँ 1 2 नंबर पर है, और यहाँ यस 1 नंबर पर है तो यस का कोड आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब आपका यस दिया है ना यहाँ, उसके बाद से यू दिया है तो यू किस में है, इसमें यू नहीं है, इसमें यू है। तो यू का कोड कितना है, यू का कोड देख लेते हैं। कोड कहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे। वहाँ पर 2 नंबर पर है तो यहाँ 2 नंबर पर 9 है तो यू का कोड आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से एन दिया है, एन का कोड देख लेते हैं। आपका एन कहाँ है, ऊपर एन नहीं है, यहाँ एन नीचे है। कौन नंबर पर है, 1 2 3 4 है, 4 नंबर पर एन है तो 1 2 3 4 है। 4 नंबर पर क्या है, 4 नंबर पर आपका हैज है, ठीक है ना। अभी मतलब ये आपका समझ आ रहा होगा कि मतलब किस तरह से किया गया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई है, अब नहीं यहाँ पर आर है तो आर का कोड कितना है, आर 3 नंबर पर है तो इसमें भी 3 नंबर पर 2 है तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से आई है तो आई यहाँ पर कितना नंबर पर है, आई यहाँ पर आपका 5 नंबर पर है तो 5 नंबर पर यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 है। 5 नंबर पर आपका 4 है, ठीक है ना। उसके बाद से यस है तो यस का कोड क्या है, यस का कोड इसमें है तो यस का कोड आपका 1 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद से ई का कोड यहाँ पर 5 है, ठीक है ना, तो 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 19, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, 19। उसके बाद से आपका 19 19 19 19 ये रहा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, इसके बाद से आप लोगों का 5 गो सामान्य ज्ञान का प्रश्न आएगा तो अगले क्लास वाला वो प्रश्न है, ठीक है ना, उसका आप लोग को रिवीजन कर लेना है। एक कोड भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर आर दिख रहा है, यहाँ पर भी आर दिख रहा है, यहाँ पर ई दिख रहा है, यहाँ पर भी ई दिख रहा है, यहाँ पर यस दिख रहा है, यहाँ पर भी यस दिख रहा है, यहाँ पर यू दिख रहा है, यहाँ पर भी यू दिख रहा है। तो भाई करना कुछ नहीं है, बस इधर उधर अक्षर को कर दिया है, ठीक है ना। जब इस तरह से दिखता है तो वो समझ जाना कि अक्षर को इधर उधर कर दिया है। आर ई एस यू यम और आपका ई हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से आपका यम, उसके बाद से ई, उसके बाद से आपका यस, फिर यू, फिर आर, उसके बाद से ई हो जाएगा। अब देखो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपका जो यम है ना, ये यम आपका जो यम है, ये जो आपका यम है ये यहाँ सबसे लास्ट में देखने को मिल रहा है। यम आपका सबसे लास्ट में देखने को मिल रहा है, मतलब लास्ट के एक अंक के इधर देखने को मिल रहा है। सेम उसी तरह से जो आपका आर है वो आर यहाँ पर लास्ट में सबसे मतलब एक अक्षर को छोड़कर देखने को मिल रहा है। बाकी जितना भी अक्षर है, ई के सामने ई डाल दिया है, यस के सामने यस डाल दिया है, यू के सामने यू डाल दिया है और ई के सामने ई डाल दिया है। तो देख लेते हैं आगे क्या करना है। आगे आपका डी है, फिर ई है, फिर पी है, फिर ई है, उसके बाद से आपका एन है, उसके बाद से आपका डी है। अब देखो अब करना क्या है, जो पहला वाला अक्षर है तो पहला वाला अक्षर को कहाँ पर लाना है, लास्ट में लाना है, एक अंक को छोड़कर, ठीक है ना। पहला आपका डी है तो डी को आप लोग यहाँ पर कर दो, यहाँ एक अक्षर आएगा, वो अक्षर क्या रहेगा, वो आपका डी ही रहेगा। देखो ई के सामने आपका डी है, ठीक है ना, और ये आपका डी भी यहीं पर रहेगा। मैं कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ, नहीं अभी तो नहीं गलती कर रहा हूँ। उसके बाद से आप लोगों को क्या देखना है, पहला अक्षर तो आपका उधर चला गया और आपका ये जो दूसरा अक्षर है ना, यम जो है
यन जो है यन को आप लोग को यहाँ पर ला लेना है, सबसे पहले ला लेना है, ठीक है ना। उसके बाद से आपके ई के सामने क्या रहेगा, ई के सामने आपका ई ही रहेगा। उसके बाद से पी के सामने आपका पी ही रहेगा। उसके बाद से आपका ई के सामने आपका ई ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पहला अक्षर को क्या किया है, पहला अक्षर को यहाँ पर ला दिया है लास्ट में। उसी तरह से सेम है, यहाँ जो पहला अक्षर है इसको आप लोग को यहाँ पर ला देना है लास्ट में, ठीक है ना। और बाकी जो जहाँ है वहीं पर उतार देना है। जो प्रश्न यहाँ पर लिखा गया ना, शायद इसका राइट आंसर नहीं लिखा गया है, क्योंकि इसका आंसर ये आ रहा है जिस तरह से ऊपर किया गया है सेम उसी तरह से नीचे भी किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसको मैं एक बार और देखूंगा, ठीक है ना। जैसे ही क्लास समाप्त होगा तो एक बार और इसको देखूंगा, अगर इसमें कुछ मिस्टेक होगा, क्योंकि ये सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, NEPED इसमें दिख ही नहीं रहा है, लेकिन यही इसका राइट आंसर आ रहा है। एक बार क्लास समाप्त होने के बाद दोबारा इसको देखूंगा, अगर कुछ मिस्टेक रहेगा तो अगले क्लास में इसको लेकर आऊंगा, ठीक है ना। आपका देखो कल वाले प्रश्न का है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है, गोल्फ, फुटबॉल, पोलो और हॉकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका गोल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। गोल्फ इज राइट आंसर, प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, केरल और असम और अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में शांत घाटी आपका केरल में है, ठीक है ना। भारत में शांत घाटी केरल में है। केरल का साक्षरता दर कितना है, आज ही मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो केरल का साक्षरता दर 94% है, ठीक है ना। केरल का साक्षरता दर 94% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका केरल ही है, ठीक है ना। असम का राजधानी कहाँ पर है, तो असम का राजधानी आपका दिसपुर है। असम का राजधानी कहाँ पर है, दिसपुर है। और अरुणाचल प्रदेश का राजधानी आपका ईटानगर है, ठीक है ना। और अरुणाचल प्रदेश का राजधानी आपका ईटानगर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। पानीपत का द्वितीय पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। और पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जो 1761 में हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना का पुराना नाम, यहाँ पर रहेगा टाइपिंग में कल ही का मिस्टेक हुआ है। पटना का पुराना नाम क्या है, तो पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो रजत क्रांति का संबंध आपका अंडा उत्पादन से है, ठीक है ना। पूछ देगा कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध किससे है, आपका पीली क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन से है। और झींगा दिया है ना, तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो गुलाबी क्रांति का संबंध आपका झींगा उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, आपका हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध आपका फसलों से संबंधित है। अभी आप लोगों के 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अगले क्लास के भी 5 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। अब ये वीडियो अपलोड करने के लिए चौराहा पर जाना पड़ेगा। अब आप लोग हमें इजाज़त दो, अब चलते हैं खाना पीना खाने, क्योंकि 10:30 हो गया है, ठीक है ना, 10:30 हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।